नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर कल आप स्कूल जाएं, आप कॉलेज जाएं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने कोचिंग सेंटर में जाएं, आपकी क्लास चल रही है, आप बिल्कुल तन और मन से पूरी ईमानदारी के साथ अपनी स्टडी कर रहे हैं। आपका टीचर आपको बड़ी ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा है और आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने सिलेबस को पूरा कर रहे हैं। अपने गोल को अचीव करने के लिए आप प्रॉपर डेडिकेटेड हैं और उस माहौल के बीच में अचानक से एक अनजान व्यक्ति आकर के अपने वॉल्यूम का डेसिबल थोड़ा हाई कर दे और तेज आवाज़ में आकर के अचानक से आपकी क्लास के अंदर ये अनाउंसमेंट करेगी कि अब आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका जो कोचिंग सेंटर है ये अब चीन के अंडर आ चुका है। इस पर अधिकार अब चीन का हो चुका है। आपका टीचर आने वाले कल के समय में जो नया टीचर होगा वो चीन का टीचर होगा। आपके टीचर को हम आउट कर रहे हैं। आपकी जो सिलेबस है, जो आपकी किताबें हैं, वो कल से चीनी लैंग्वेज में होने वाली है। क्या आप इस बात को एक्सेप्ट करोगे? बिल्कुल नहीं। अपने सीट के, अपने डेस्क पर आप खड़े होकर के तुरंत एक आवाज़ उठाओगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया और ये अधिकार आपको किसने दे दिया कि आप हमारे भविष्य के साथ इतना तगड़ा खिलवाड़ कर जाएं कि हर चीज़ चीनी लैंग्वेज में होगी। गजब हाल है भैया। और ऐसा ही कुछ ना एक्चुअली हुआ है बीते कल के दिन तिब्बत के साथ में भी। अचानक से रनिंग क्लास के बीच में आ चुकी है चीन की सरकार और दलाई लामा ने उसके खिलाफ उठाई है एक बहुत प्यारी सी और बहुत ही बड़ी आवाज़, और इस आवाज़ को सपोर्ट दे रहे हैं बहुत सारे अन्य देश। सो गाइस, जानेंगे आज के इस छोटे से वीडियो में कि आखिर दलाई लामा कौन है, ये मैटर क्या है और चीन को इन दलाई लामा से क्यों परेशानी हो रही है, और इन दोनों के बीच में जो भी ये शीत युद्ध चल चुका है, स्टार्ट हो चुका है 2 जुलाई के बाद से, इन दोनों के शीत युद्ध का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पॉजिटिव पड़ेगा या फिर नेगेटिव, इस बात में हम करेंगे थोड़ा सा डीप डाइव आसान भाषा में। शुरुआत करते हैं कि आखिरकार दलाई लामा कौन है। आपको ये अच्छे से पता होगा कि दलाई लामा एक बौद्ध धर्म गुरु होते हैं। मतलब कि एक ऐसा इंसान जो धर्म, शांति और सच की राह आम जनता को वहाँ की दिखाता है। और तिब्बत के लोग ना ये मानते हैं कि एक दलाई लामा मरता है तो ये किसी बच्चे के रूप में फिर से जन्म लेते हैं, और वो बच्चा कौन होता है ये पहचानने की आवश्यकता होती है। मतलब कि फिर हम कह सकते हैं कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, जो मठ के साधु होते हैं, वो उस बच्चे को पहचानते हैं। और ये बच्चा जरूरी नहीं कि तिब्बत में जन्म लेगा, ये बच्चा किसी भी कंट्री के अंदर जन्म ले सकता है, चाहे वो भारत हो या फिर हम कह सकते हैं कि नेपाल हो या फिर कुछ भूटानी क्यों ना हो या फिर कुछ अन्य देशी क्यों ना हो। अब दलाई लामा की चयन प्रक्रिया और भी काफ़ी सारे तथ्यों पर निर्भर करती है, जैसे कि पहचान की वस्तुएं हो गई। रहस्य में किसी को सपना आएगा बौद्ध साधु को मठ के अंदर, तो वो बोलेगा कि हाँ वो उसने जन्म वहाँ पे लिया है। और पुनर्जन्म के संकेत अगर प्राप्त हो जाएंगे तो उसके आधार पर भी दलाई लामा की चयन प्रक्रिया संपन्न हो सकती है, या फिर कुछ कठिन परीक्षाएं होती है। अगर किसी ने उसको पास कर लिया तो उसके आधार पर भी अगला दलाई लामा नियुक्त हो जाता है। और चीन ने क्या किया था कि 2011 में एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला था। कभी भी ना किसी भी धर्म के साथ में छेड़खानी मत करो। अंग्रेजों ने इतने लंबे समय तक हमारा शोषण कैसे कर पाए? क्योंकि इन्होंने हमारे धर्म के अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं करी। जो जैसे मानता है मानने दो, सती प्रथा लगता है इनको सही, करने दो, कोई दिक्कत नहीं। बट वो अपना आए उल्लू सीधा करा, हमारी वस्तु का दोहन करा, सोने की चिड़िया को नोचा और चलते बने। लेकिन यहाँ पर चीन ना इनके धर्म के अंदर बहुत तगड़ा इंटरफेयर कर रहा है। 2011 में चीन ने एक ऐसा कानून पास किया था कि बिना सरकार की अनुमति के कोई पुनर्जन्म नहीं ले सकता है। मतलब कि जो बौद्ध धर्म की परंपरा है पुनर्जन्म पर आधारित, ये हम लोग स्टॉप करते हैं। ये नया कानून लेके आई थी चीन की सरकार। आप सोचिएगा, आप खुद सोच कर देखिएगा कि आत्मा के लिए भी अब परमिशन लेनी होगी चीन की सरकार की। फिर क्या था? फिर अब आने वाले समय में क्या होगा? शायद 2 दलाई लामा का जन्म हो सकता है। एक दलाई लामा जो तिब्बत परंपराओं से चुना जाएगा और दूसरा दलाई लामा होगा जो चीन की कठपुतली होगा, जो चीन के इशारों पर नाचेगा। और चीन यही चाहता है कि दलाई लामा की नियुक्ति हमारी सरकार के द्वारा की जाए और वह हमारे इशारों पर नाचे और ब्रेन वॉश कर सके वहाँ की आम जनता का। आई थिंक सो जो चीन की सरकार है ना, वो धर्म गुरु दलाई लामा को एज ए इन्फ्लुएंसर के रूप में देख रही है। शायद वह अपने आने वाले चुनाव के अंदर दलाई लामा को एज ए इन्फ्लुएंसर के रूप में इस्तेमाल करेगी। जैसे इंडिया के अंदर आप जानते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो या फिर नगर निकाय के चुनाव ही क्यों ना हो, इन्फ्लुएंसर को हायर किया जाता है। मतलब कि उनको खरीदा जाता है और वो सरकार अच्छे से जानती है, वो पार्टी अच्छे से जानती है कि यहाँ पर इसका जो दबदबा है लोगों के अंदर बहुत तगड़ा है। लोग इसकी बातों को सुनते हैं, जो ये बोलेगा उस बात को यहाँ की आम जनता बड़ी आसानी से मान भी सकती है। मतलब कि ये व्यक्ति काफ़ी बड़ी संख्या में, बड़ी जनसंख्या का ब्रेन वॉश कर सकता है। जो ये बोलेगा वो मानेगी। यही तो होता है। आप देखेंगे ना चुनाव के समय इंडिया में कैसे कैसे इन्फ्लुएंसर निकल के आते हैं, चाहे
उनकी वल्गैरिटी के आधार पर उनकी पर्सनैलिटी बनी हो, लेकिन फिर भी उसको हायर कर ले जाता है। मैं किस इन्फ्लुएंसर की बात कर रहा हूँ, आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। ऐसे बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं उस टॉपिक को डिस्कस नहीं करूँगा, बट मैं सिंपल ये बोलूँगा कि आपको अपनी बुद्धि का खुद इस्तेमाल करना है, क्या सही क्या गलत है। कोई भी अनजान व्यक्ति आकर के हमको फिलहाल हमारा ब्रेन वॉश नहीं कर सकता है, क्योंकि हम भी 3 वक्त का खाना खाते हैं। क्या सही क्या गलत हमको अच्छे से ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। बाकी दोस्तों आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और 2 जुलाई 2025 को दलाई लामा के एक्स अकाउंट से एक बॉम्बार्डिंग कर दी गई है। एक स्टेटमेंट जारी करके चीन की बोलती बंद कर दी गई है। साफ साफ दलाई लामा ने अपने स्टेटमेंट में ये कह दिया है कि मेरे जाने के बाद, यानी कि 6 जुलाई 2025 को दलाई लामा 90 वर्ष के पूरे होने वाले हैं, मतलब ये 90 साल के हो जाएंगे। इन्होंने उससे पहले अपनी स्टेटमेंट जारी करके साफ साफ ये बोल दिया है कि अगला दलाई लामा जरूर आएगा और उसकी नियुक्ति हमारी बौद्ध धर्म की मान्यताओं के आधार पर होगी, जो हमारी चयन प्रक्रिया है उसके आधार पर होगी, ना कि चीन की सरकार के आधार पर, ना कि चीन की रूल्स रेगुलेशन के आधार पर। और इस बात को सुनकर के चीन की सरकार का जो बीपी है वो अचानक से शूट कर गया, ब्लड प्रेशर अचानक से क्या हो गया, बढ़ गया। और कुछ ही घंटों बाद चीन के जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने तुरंत एक बयान जारी कर दिया। उन्होंने भी सिंपल क्या बोला कि अगला दलाई लामा की नियुक्ति हमारी अनुमति से ही होगी, वरना डैश 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 क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के आगे क्या होगा, वेट एंड वॉच। वो हमको करना है थोड़ा सा इंतजार। अब एक्चुअली इंडिया और चीन पर इस सभी घटनाओं का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत और चीन की 3440 किलोमीटर हमारी इतनी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोग चीन के साथ में साझा करते हैं। इतनी लंबी सीमा में 70% जो हिस्सा है वो है आपका तिब्बत के साथ में जुड़ा हुआ है। और अगर तिब्बत के लोग भारत समर्थक दलाई लामा के पीछे कहीं होते हैं तो चीन को 2 फ्रंट पर बहुत तगड़ी टेंशन होने वाली है। एक तो आपका LAC पर, और इंडिया और LAC के बीच में क्या चल रहा है वो अच्छे से पता ही होगा। मतलब कि गलवान घाटी पर कैसे इसने हमला किया था कोविड के समय, जिस समय हमारे देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा था, इसने पीठ पीछे क्या करा था, गलवान घाटी पे हमला कर दिया था। उसके बाद से हम दोनों के रिश्ते काफ़ी खट्टे बढ़ चुके हैं। और जो चीन है, जो भारत की बैसाखी बन चुका है इस समय कहीं ना कहीं, और हमको अपनी बैसाखी उखाड़ के फेंक देनी है। मैं बात करूँ दोस्तों व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा पूरा बाजार मेड इन चाइना से पटा हुआ है। एक समय पे चीन हमारा सहारा हुआ करता था, बट हमने इसको बैसाखी कब बना दिया हमें खुद नहीं चला पता। और अब हमारे भारत के द्वारा स्वदेशी वस्तु को अपनाने को लेकर के एक मुहिम चलाई जा रही है, स्वदेशी अपनाओ, और इस पर हम सभी आम जनता को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और चीन की जो GDP तैयार होती है वो पूरी तरीके से तैयार होती है एक्सपोर्ट पर, और एक बहुत बड़ा माल हम लोग इससे अपने देश के अंदर इम्पोर्ट करवाते हैं। बस हमको डिपेंडेंसी अपनी खत्म करनी है, जो बैसाखी है उसको उखाड़ के फेंक देना है। हाँ, अचानक से फेंकना पॉसिबल नहीं है, बट हॉलीडे करके उसको काटना हमको स्टार्ट कर देना है। और ये अप्रत्यक्ष रूप से एक बहुत बड़ा प्रहार होगा चीन के ऊपर। चीन ने किस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया वो आप सबको अच्छे से पता होगा। सोचिए अभी हाल में जो हमारा इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, कैसे दोनों आपस में कुछ सगे भाई बन करके हमारे साथ में लड़ रहे थे। चलिए वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। अब जो चीन को ना इन तमाम बातों से काफ़ी दिक्कत हो रही है, मतलब कि इसलिए चीन तिब्बतियों की हर गतिविधियों को अलगाववादी बताता जा रहा है अपनी हर एक स्टेटमेंट के अंदर। अब बात करते हैं कि आखिरकार तिब्बत है क्या। एक्चुअली तिब्बत एक पहाड़ी इलाका है जो एक पहले समय में एक आज़ाद देश हुआ करता था, और यहाँ पर आज भी बौद्ध धर्म बहुत अच्छे से फैला हुआ है। और जो लोग हैं ना, यहाँ के तिब्बत के जो लोग हैं वो दलाई लामा को एज ए भगवान की तरह मानते हैं। अगर दलाई लामा ने एक बार जनता से कुछ कह दिया और वहाँ की जनता उस बात को अच्छे से मानती भी है, क्योंकि दलाई लामा की वाणी भगवान की वाणी होती है। और इसके साथ छेड़खानी कर रहा है चीन की सरकार अब वर्तमान समय के अंदर। एक्चुअली क्या था ना, चीन का सबसे बड़ा इंटरफेयर जो बना था तिब्बत के अंदर वो बना था 1950 में, 1950 में। 1950 में चीन की सेना अचानक से तिब्बत में घुस गई और इस स्थान पर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया, और अब तिब्बत चीन का हिस्सा बन चुका है। तब से लेकर के तिब्बत की आज़ादी हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और 1950 के ठीक 9 वर्ष बाद 1959 में चीन की सरकार ने एक बहुत ही गंदा कदम उठाया, एक बहुत ही घटिया कदम उठाया। यहाँ पर दलाई लामा को चीन ने मारने की साजिश रची थी, और अचानक से हम कह सकते हैं कि दलाई लामा अंधेरी रात में बेस बदल करके भारत में आ गए थे अचानक से, और तब भारत ने उनको दी थी शरण की आओ आपका स्वागत है। और आज भी हिमाचल प्रदेश जो हमारा राज्य है ना, वहाँ पे धर्मशाला जो है वहाँ पर दलाई लामा रहते हैं। और इसी बात से खुंदक खा के बैठा हुआ है इस समय चीन की जो भी सरकार आई है तब से लेकर हम तक हमसे खपा चल रही है कि आखिरकार हमारे दलाई लामा को इन्होंने शरण कैसे दे दी। वैसे वो उनके है नहीं, वैसे सच कहूँ तो वो हमारे हैं। अब चीन को ये लगता है कि दलाई लामा तिब्बत में आज़ादी की बात करते रहते हैं,
जो चीन की सरकार के लिए काफ़ी खतरा है। आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि तिब्बत की जनता चीन की सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाए, शस्त्र उठाना स्टार्ट कर दे। और इसी बात को लेकर के दलाई लामा ने साफ साफ ये बोला है अभी बीते कल के दिन कि मेरे मरने के बाद अगला दलाई लामा भी आएगा, वो भी हमारी परंपराओं के आधार पे आएगा। उसका चुनाव जो होगा वो हमारी मान्यताओं के आधार पे होगा, ना कि चीन की सरकार के हिसाब से। अब यहाँ पर एक बात तो साफ है दोस्तों कि दुनिया में आने वाले समय में कहीं दो दलाई लामा तैयार ना हो जाए, एक असली वाला जो बौद्ध धर्म के द्वारा स्थापित होगा और सेकंड चीन के द्वारा या फिर चीन की कठपुतली रूपी दलाई लामा। अब दोस्तों यहाँ पर तिब्बत भारत के ऊपर है और भारत चीन की सीमा का बड़ा हिस्सा तिब्बत के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको बताया 70% हिस्सा। अगर तिब्बत आज़ाद होता है ना या दलाई लामा का असर बढ़ता है तो जो भारत की सिक्योरिटी है ना वो बढ़ जाएगी। और अब मेरा आपसे एक सवाल ये है, जैसे हमने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया, क्या हमारे भारत को फिर से एक बार मदद करनी चाहिए तिब्बत को आज़ाद करने को लेकर के? क्या हमारी भारत की सेना इतनी कैपेबल है कि चीनी सेना को टक्कर दे पाए? इस पर आपका क्या विचार है? डीप डाइव करिएगा, अच्छे से मंथन करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा हाँ या फिर ना में। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं दलाई लामा जी के बारे में। तो दलाई लामा हिंसा में यकीन नहीं रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उनको हिंसा पसंद नहीं है, वो अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं, हमेशा शांति की बात करते हैं। और इसी बात को लेकर के 1989 में दलाई लामा जी को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। और इनकी एक किताब है जिसका नाम है फ्रीडम इन एक्साइल। इस बुक के अंदर इन्होंने साफ साफ ये बोला है कि जो तिब्बती लोग हैं वो पहले योद्धा हुआ करते थे, जी हाँ, उनके हाथों में हथियार हुआ करते थे, लेकिन बौद्ध धर्म ने उन्हें शांति की राह दिखा दी है। सोचिए, चीन जो ये सोच रहा है कि जो शांति की राह पर है, हथियार नहीं उठाएंगे, इन पर अपना अधिकार करना स्थापित करना काफ़ी आसान है। और 1950 में उस समय जो चीन की सरकार थी उसने इसी आधार पर इस बात को इनकी कमजोरी समझ लिया, बस अपना अधिकार स्थापित कर लिया, इसको अपना उपनिवेश बना लिया, इसको अपने देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना लिया। और इस किताब में साफ साफ इस बात का मेंशन किया गया कि तिब्बती लोग पहले योद्धा हुआ करते थे। अब दोस्तों यहाँ पे दलाई लामा का ये 2 जुलाई को जो स्टेटमेंट आया है उसके बाद एक इन्होंने इशारा और कर दिया है। उन्होंने ये बोला कि अगला लामा भारत में या फिर नेपाल में जन्म ले सकता है। सोचिए, लेकिन चीन ने ये बोला कि हम तय करेंगे कि वो जन्म कहाँ लेगा और कौन बनेगा दलाई लामा। और इस समय एक्चुअली दलाई लामा वर्सेस चाइना की सरकार के बीच में एक बहुत बड़ा शीत युद्ध स्टार्ट हो चुका है। क्या होगा दलाई लामा का भविष्य, हमको करना है थोड़ा सा और इंतज़ार। क्या तिब्बत फिर से आज़ाद हो पाएगा, हमको करना है थोड़ा सा और इंतज़ार। और दोस्तों मान लीजिएगा कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊँ कि चल क्या रहा है। जैसे कि आपकी सोसाइटी होती है, सोसाइटी में आपके बहुत ही प्यारे से अंकल हैं, वो हर बच्चों को फ्री में पढ़ाते भी हैं। कभी बाहर मार्केट में गए तो छोटे बच्चों को कुछ खाने के लिए खिलौने वगैरह कुछ ले आए, कुछ खाने की वस्तुएं ले आए। और सोसाइटी में जो भी झगड़े होते हैं वो अंकल जी आकर के उन झगड़ों को सुलझा देते हैं और सब उन्हें बहुत मानते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो उन्होंने बात बोल दी उस बात को वहाँ की सोसाइटी के जितने लोग हैं वो एक्सेप्ट करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे दिल से। और अब अचानक से कोई व्यक्ति आपकी सोसाइटी में आकर के ये बोलता है कि अब आपके अंकल मेरे इशारों पर नाचेंगे, मतलब कि मेरे हिसाब से चलेंगे, तो अब क्या उस अनजान व्यक्ति की बातों को मान लेंगे? बिल्कुल नहीं। और ऐसे ही सेम हो रहा है अभी दलाई लामा जी के साथ में, इस बौद्ध धर्म के साथ में। वो सबके दोस्तों आध्यात्मिक अंकल है, हम कह सकते हैं, दलाई लामा। और चीन चाहता है कि वो उसकी बात को माने, दलाई लामा उनके इशारों पर नाचे, जो किसी भी व्यक्ति को, तिब्बती लोगों को बिल्कुल भी गवारा नहीं हो रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको दलाई लामा और तिब्बत की ये जानकारी पसंद आई होगी। और आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बट मेरे द्वारा जितने भी सवाल आपसे पूछे गए हैं उसका सही जवाब अपनी योग्यता के आधार पर जो आपको लगता है मुझे कमेंट पक्का करिएगा। धन्यवाद।